नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे। रोज सुनते हैं ना कॉलर ट्यून में, दवाई भी और कड़ाई भी। एक लाइन और जोड़िए, दवाई भी, कड़ाई भी और पढ़ाई भी। कल हमने बात की थी संविधान सभा के गठन पर, फिर हमने बात की, पिछले वीडियो में बात की संविधान सभा के गठन पर। उसके बाद हमने बात की संविधान की विशेषताएं और संविधान की आलोचनाओं पर। आज हम बात करेंगे संविधान का पहला पार्ट, संविधान की प्रस्तावना पर, कि प्रस्तावना में क्या क्या था। प्रस्तावना को हम 3 आधारों पर बांट कर प्रस्तावना के बारे में जानेंगे। सबसे पहले कि सत्ता का स्रोत क्या है, प्रस्तावना में क्या क्या है, ये हमें इन 3 आधारों पे पता चल जाएगा। एक तो प्रस्तावना बताती है कि सत्ता का स्रोत क्या है, दूसरा बताती है भारत का स्वरूप कैसा होगा, और जो हमारा संविधान है उसका लक्ष्य क्या क्या है। तो सत्ता का स्रोत क्या है? सत्ता का स्रोत है जनता। कौन है? जनता। क्या लिखा है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये सत्ता का स्रोत है। सत्ता किसके हाथ में है? जनता के हाथ में। कौन है इसका स्रोत? हम भारत के लोग। हमारी प्रस्तावना यहीं से स्टार्ट होती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यहाँ से ये जो प्रस्तावना है संविधान की वो शुरू होती है। सॉरी, प्रस्तावना आप लोग संविधान की याद कर लीजिएगा। अब इसमें क्या बताया गया है कि भारत का स्वरूप कैसा होगा? तो प्रभुत्व संपन्न। कैसा होगा? हम इन एक एक जो पॉइंट लिख रहे हैं इन पे एक एक करके बात करेंगे। कैसा स्रोत होगा? हमारा भारत का स्वरूप कैसा होगा? प्रभुत्व संपन्न। और कैसा होगा? समाजवादी। और कैसा होगा? लोकतंत्र, लोकतंत्रात्मक। और कैसा होगा? पंथ निरपेक्ष। और क्या होगा? गणराज्य। ये क्या है? ये हमारे प्रस्तावना का प्रस्तावना में भारत का स्वरूप निर्धारित किया गया है। ये हो सकता है पंथ निरपेक्ष ऊपर हो, लोकतंत्रात्मक नीचे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्रम पीटी में पूछा जाता है और मेंस में आपको पता रखना है, तो आप इसको यहाँ और इसको यहाँ कर सकते हैं। जब आप संविधान की प्रस्तावना पूरी पढ़ेंगे तो उसमें क्रमबद्ध तरीके से ये कुछ शब्द आपको याद करने होंगे। ये तो भारत का स्वरूप हुआ। अब हमारे संविधान का लक्ष्य क्या है? प्रस्तावना में हम बताएंगे कि हम जो संविधान बना रहे हैं उसका हमारा वास्तविक लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य है स्वतंत्रता। क्या देंगे हम भारत के नागरिकों को? स्वतंत्रता देंगे। और क्या देंगे? न्याय देंगे। और क्या देंगे? समता देंगे। और क्या देंगे? बंधुत्व देंगे। और क्या देंगे? बंधुत्व देंगे। और क्या देंगे? हमारा जो राष्ट्र है उसकी एकता और अखंडता, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करेंगे। एकता और अखंडता को सुनिश्चित करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। डिवाइड करके आप देख लीजिए प्रस्तावना में क्या क्या दिया गया है। सत्ता का स्रोत क्या है, भारत का स्वरूप कैसा है, और हमारे संविधान का लक्ष्य क्या है लिखने का। तो सत्ता का स्रोत जनता है, हम भारत के लोग। भारत का स्वरूप कैसा होगा? प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, लोकतंत्रात्मक होगा, पंथ निरपेक्ष होगा और गणराज्य होगा हमारा भारत। संविधान के क्या क्या लक्ष्य होंगे, हम क्या क्या देंगे जनता को? स्वतंत्रता देंगे, न्याय देंगे, समता देंगे, बंधुत्व देंगे, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को
सुनिश्चित करेंगे। स्वतंत्रता इसमें देंगे हम 5 प्रकार के, न्याय देंगे 3 प्रकार के, समता देंगे 2 प्रकार की, बंधुत्व का मतलब साझेपन से चलेंगे, सहिष्णु रहेंगे। इन पर हम बाद में बात करेंगे, ये तो जनता है, इसके बारे में तो कुछ बात करनी नहीं है। आज हम बात इधर से शुरू करते हैं। तो चूंकि हमने पहले भी बताया था कि हमारा उद्देश्य सिर्फ पीटी नहीं है, पीटी और मेंस को लेके चलेंगे, तो हम इसको मिटा लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम किस पर, प्रभुत्व संपन्न पर। सबसे पहले बात हम किस पे करेंगे, सबसे पहले हम किस पे बात करेंगे, प्रभुत्व संपन्न। तो सबसे पहले तो ये कि प्रभुत्व संपन्न होता क्या है, क्या है प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है कि हमारा जो हमारे देश के जो क्रियाकलाप है, हमारे देश की जो सरकार है, वो किसी और देश के यहाँ कुछ और देश का जो नियम इस पे लागू नहीं होता। हम संप्रभु हैं, हम अपने देश की सरकार अपने अनुसार बनाते हैं, अपने देश का संचालन अपने आप करते हैं। क्रियान्वयन का भी अधिकार हमारे ऊपर है और आंतरिक और बाह्य किसी तरह का हमारी सत्ता किसी और देश के अधीन नहीं है। यानी कि हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं। हमारे देश की सत्ता न आंशिक रूप से न पूर्ण रूप से किसी भी तरह किसी और देश के अधीन नहीं है। सत्ता, इसमें एक शब्द है सत्ता किसी के अधीन नहीं है। इसी तरह से नोट्स बनाते जाएंगे, याद हो जाएगा आपको, पेपर में भी ग्राफ बनाने में सहायता करेगा। सत्ता किसी के अधीन नहीं। सत्ता किस प्रकार की होगी, सत्ता 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है वैधानिक सत्ता, वैधानिक सत्ता, दूसरी होती है वास्तविक सत्ता। वैधानिक सत्ता और वास्तविक सत्ता। वैधानिक सत्ता और वास्तविक सत्ता अगर दोनों एक साथ हैं तब तो हम संप्रभु हैं। अगर ये दोनों एक साथ हैं, दोनों एक साथ हैं, तो हम क्या हैं, तो हम संप्रभु राष्ट्र हैं, संप्रभु राष्ट्र हैं। और अगर ये दोनों एक साथ नहीं है, एक साथ अगर नहीं है, तो संप्रभुता पर खतरा है, संप्रभुता पर खतरा है। ये एक चुनौती है, ये एक चुनौती है किसी देश के लिए कि वो संप्रभु नहीं है। चुनौती किस किस प्रकार की है, प्रभुत्व संपन्न तो हम समझ गए, चुनौतियां समझ लेते हैं। हमारा देश ऐसे तो प्रभुत्व संपन्न है, लेकिन वर्तमान में हमारे पास क्या क्या चुनौतियां हैं हम जान लेते हैं। वर्तमान चुनौती क्या क्या चुनौती है, एक तो सुरक्षा, दूसरा वैश्वीकरण। आज के युग में कोई भी काम होता है उस एक देश को या एक क्षेत्र विशेष के लिए नहीं होता, सब वैश्वीकरण का, उसका सब पर वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ता है। आप देख रहे होंगे कि कोविड-19 भले चीन के एक वुहान शहर से, छोटे से शहर से शुरू हुआ, लेकिन ये संपूर्ण विश्व में फैल गया। ये किसका प्रभाव है, ये भी वैश्वीकरण का ही प्रभाव है।
क्योंकि अगर वैश्वीकरण नहीं होता, लोग अपने क्षेत्र में सिमटे हुए होते, तो ये उसी क्षेत्र में फैल के खत्म हो जाता। लेकिन वैश्वीकरण होने के कारण सब एक दूसरे के संपर्क में आए और ये संपूर्ण विश्व इसकी चपेट में आ गया। तो सुरक्षा किस प्रकार से, इसके लिए दो अवधारणा है, एक तो परंपरागत अवधारणा, दूसरी नवीन अवधारणा। आप सोच रहे होंगे मैम प्रस्तावना पढ़ा रही थी, क्या पढ़ाने लगी? तो जब आप मेंस लिखेंगे तो आपको ऐसे लिंक करनी होंगी चीजें, तभी आपको याद रहेगा। हमने क्या बताया, प्रस्तावना बताई, प्रस्तावना में स्रोत बताया, भारत का स्वरूप बताया और उसका संविधान का लक्ष्य बताया। स्वरूप में हमने सबसे पहला वर्ड लिखा था कि हमारा देश संप्रभु है। प्रभुत्व संपन्न या संप्रभु एक ही बात है, प्रभुत्व संपन्न है। प्रभुत्व संपन्न की क्या कसौटी होना चाहिए, उस कसौटी को बताया। तो उस कसौटी में एक चुनौती आई, तो हमने चुनौती बताई कि वर्तमान में किस तरह की चुनौती है। एक तो सुरक्षा की चुनौती है, दूसरा वैश्वीकरण की। तो जो सुरक्षा की चुनौती है, इसमें दो अवधारणा है, एक तो प्राचीन अवधारणा थी और एक अभी नवीन अवधारणा है। तो परंपरागत अवधारणा जो थी उसमें किस तरह की सुरक्षा थी, एक तो बाह्य सुरक्षा और दूसरी आंतरिक सुरक्षा। दो तरह की सुरक्षा हमें चाहिए होती थी। पहले बाह्य सुरक्षा क्या थी ये भी जान लेते हैं। बाह्य सुरक्षा पहले की, परंपरागत का मतलब पहले जो था उसमें बाह्य सुरक्षा का क्या मतलब था, बाह्य सुरक्षा का मतलब था भूगोल में परिवर्तन ना हो। भूगोल में परिवर्तन ना हो, भूगोल में परिवर्तन ना हो मतलब हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें, कोई देश हम पर आक्रमण न करे, हमारे देश का कोई हिस्सा लूटपाट न करे, लेके न जाए, ये हमारी भूगोल में परिवर्तन ना हो, ये हमारी बाह्य सुरक्षा में आता था। दूसरा था कि शासन की व्यवस्था ऐसी रहे, शासन व्यवस्था कि दूसरा कोई हमारे शासन को कंट्रोल ना कर ले, कि हम किसी देश से इतना कर्ज ले लिए या किसी देश के साथ हमारा ऐसा कुछ किसी दबाव में हमें कि वो हमारे शासन पर निर्भर करे। तो ये तो बाह्य सुरक्षा होगी। आंतरिक सुरक्षा में हमको क्या चाहिए होता था, भय मुक्त वातावरण हो, भय मुक्त वातावरण। दूसरा हमको चाहिए था कि जो भय मुक्त वातावरण किसके लिए, सामाजिक तौर पर। व्यक्ति के रूप में हमें क्या चाहिए, शारीरिक और मानसिक सुरक्षा। व्यक्ति के रूप में शारीरिक व मानसिक सुरक्षा, मानसिक सुरक्षा ये हमें व्यक्ति के रूप में चाहिए थी। और समुदाय के रूप में अगर हम किसी समाज में रह रहे हैं तो हमारी एक पहचान हो, पहचान की सुरक्षा। ये परंपरागत अवधारणाएं थी। पहले बस हमें इतनी ही सुरक्षा चाहिए होती थी, जो हम किसी भी यही एक जो चुनौती थी सुरक्षा की, वो परंपरागत अवधारणा में यही थी कि भूगोल में परिवर्तन ना हो, शासन व्यवस्था ठीक हो, भय मुक्त वातावरण हो, व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से सुरक्षित रहे और पहचान हमारी समाज में बनी रहे, हमारी पहचान ना दबाई जाए। आगे नवीन अवधारणा पर बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं जरा। आप पीछे ये ध्यान रखिएगा, ग्राफ हमारे साथ साथ आप अपने नोट्स तैयार करते जाइएगा, देखिएगा आपको बाद में पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। अगला क्या है, नवीन अवधारणा। नवीन अवधारणा, नवीन अवधारणा में सबसे पहला क्या आएगा, मानवीय गरिमा।
मानवीय गरिमा की सुरक्षा, ये क्या है? नवीन अवधारणा में शारीरिक मानसिक सुरक्षा के साथ साथ हमें मानवीय गरिमा की सुरक्षा भी चाहिए। यहाँ भी अब बाह्य सुरक्षा की बात करेंगे और आंतरिक सुरक्षा की। वहां आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा परंपरागत में चुनौतियां अलग थी, यहाँ अलग है। मानवीय गरिमा किस तरह होगी? हमें ऊर्जा की सुरक्षा मिले, ऊर्जा उपलब्धता, ऊर्जा उपलब्धता, खाद्य सुरक्षा, उपचार, आजकल के हिसाब से जोड़ोगे तो ऑक्सीजन या शुद्ध वायु। आजकल तो ऑक्सीजन ही सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। इंटरनेट हम लोग चलाते हैं, साइबर सुरक्षा, ये मानवीय गरिमा की सुरक्षा के लिए ये चुनौतियां वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दिखाई दे रही हैं। बाह्य सुरक्षा में आपके साथ क्या है कि बाह्य सुरक्षा में कोई देश हमला ना करे, कोई देश हमला ना करे। इसके लिए हमें क्या करना है? परमाणु संपन्न जो हम हैं। दूसरा, सामरिक रणनीति कि युद्ध हो ही ना, ऐसी स्थिति रहे। आंतरिक सुरक्षा में हमारे साथ कुछ ऐसी समस्याएं हैं जैसे आतंकवाद। पहले की आंतरिक सुरक्षा साधारण थी, अब आतंकवाद, नक्सलवाद। अभी छत्तीसगढ़ में हमारे 22 जवानों को गिरा दिया, बड़ा अफसोस हुआ। कैसे अपने ही देश के लोग अपने ही देश के बेटाओं को इस तरह मार देते हैं। और इस समय सरकार, पक्ष विपक्ष सभी मौन धारण कर लेते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। ये बड़ी दुखद की बात है। कभी भी जो भी सैनिक हैं, जो भी आर्मी है, फोर्स है, इनकी दम पर ही आज हम खुश रह पाते हैं, अपने त्योहार मना पाते हैं, क्योंकि वो हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। इसलिए उनके सम्मान में हमेशा सिर झुकना चाहिए, उनका सम्मान हमेशा ही हृदय में रहना चाहिए। नक्सलवाद और भी संगठित अपराध हैं जिनसे सुरक्षा चाहिए। संगठित अपराध जैसे मानव दुर्व्यापार, है, हथियारों का कारोबार है, नकली नोटों का कारोबार है। और भी कोई पॉइंट आपको दिखता है तो आप इसमें जोड़ सकते हैं। ये चुनौतियां हैं हमारे प्रभुत्व संपन्न होने के लिए। आपको लग रहा होगा कि मैं तो प्रभुत्व संपन्न बता रही थी, यहाँ तक पहुंच गई। तो ये आप इंटरलिंक करते हुए पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी चीजें कहाँ इंटरलिंक होती हैं। रट के मत पढ़िए, समझ के पढ़िए। इसीलिए मैंने पॉलिटी स्टार्ट की थी कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था दोनों को एक साथ लेके चलूंगी और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी, आपको इंटरलिंक करना सिखाऊंगी। तो देखिए कैसे इंटरलिंक किया। हमने सबसे पहले प्रस्तावना पढ़ी, हम आपको बैक ले चलते हैं। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? प्रस्तावना पढ़ी। प्रस्तावना के बाद हमने क्या पढ़ा कि प्रस्तावना में कौन कौन सी 3 चीजें थी। सत्ता का स्रोत क्या होगा, भारत का स्वरूप कैसा होगा और संविधान का लक्ष्य क्या होगा। स्रोत में जनता, हम भारत के लोग थे। स्वरूप में प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, समाजवादी गणराज्य था हमारा भारत। लक्ष्य क्या क्या थे? स्वतंत्रता, समता, न्याय, बंधुत्व, एकता और अखंडता। इन पॉइंट्स पर हम बात करेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले आज मैंने प्रभुत्व संपन्न पर बात की।
कल हम बात करेंगे प्रभुत्व संपन्न के बाद समाजवाद पर। तो प्रभुत्व संपन्न होने के साथ साथ ये हम प्रभुत्व संपन्न तो हैं, हमारा भारत प्रभुत्व संपन्न तो है, पर प्रभुत्व संपन्न होने के साथ साथ हमें किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उन चुनौतियों पर हमने बात की। तो जब भी आपके पास प्रश्न आता है, कभी भी प्रश्न आपके पास रटा हुआ नहीं आएगा, उसे वर्तमान में जोड़ा जाएगा, उसे बैक में जाके पूछा जाएगा, वर्तमान घटना को बैक से जोड़ेंगे, बैक से क्वेश्चन देंगे, वर्तमान से उसमें लिंक करेंगे। तो आपको ये लिंक करना आना चाहिए। यही लिंक करने के लिए हमने इस तरह से पढ़ाना स्टार्ट किया है। आशा है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे शेयर करते चलें ताकि और लोग भी जुड़ते चलें। अगले वीडियो में हम समाजवादी व्यवस्था पढ़ेंगे, समाजवाद पढ़ेंगे जो हमारी प्रस्तावना में दिया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।